अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको पता है मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के लिए, चूँकि एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं सितंबर से, बल्कि ऑलरेडी ओपन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के ओपन होते हैं सितंबर से और अक्टूबर तक चलते हैं। तो वो जर्मनी की मैंने बात की थी। मुझे चंद एक मैसेजेस आए हैं पाकिस्तान से भी, बल्कि एक दो इंडिया से भी मैसेजेस आए हैं कि वो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए स्टडीज़ के लिए या जर्मनी आना चाहिए। और एक दो ने तो मुझे ज़्यादा तफसील से मैसेजेस किए, डिटेल लिखी कि उनकी कंडीशंस क्या है, सिचुएशंस क्या हैं। जो मैं अभी आज बात करने लगा हूँ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कॉलरशिप पे नहीं आ रहे, सेल्फ फाइनेंस पे आ रहे हैं। अच्छा, जो स्कॉलरशिप का लफ्ज़ है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। कुछ ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं स्कॉलरशिप का। हालांकि स्कॉलरशिप का मतलब तो ये होता है कि यूनिवर्सिटी को कोई भी पैसा आपने नहीं पे करना, बल्कि आपको स्टडी करने के लिए उल्टा पैसे मिलेंगे। वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्कॉलरशिप है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में एरास्मस प्रोग्राम होता है या डैड स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको तकरीबन स्टडी, एक तो यूनिवर्सिटी को भी आपने पैसे नहीं पे करने, लेकिन आपको स्टडी करने के भी तकरीबन 900 यूरो भी मिलते हैं, बल्कि कुछ केसेस में 1200 यूरो भी पर मंथ आपको मिलते हैं, आपकी पॉकेट मनी। वो पैसे बिल्कुल आपके होते हैं। मेरी नज़र में इसे स्कॉलरशिप कहते हैं। स्कॉलरशिप जो बहुत सारे एजेंट्स आपको सेल आउट करते हैं जी कि 20% स्कॉलरशिप, 30% स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप इन द सेंस वो कह रहे होते हैं जी कि अगर फ़र्ज़ करो आपने यूनिवर्सिटीज़ को सेमेस्टर की फ़ीस $10,000 पे करनी है या 10,000 यूरो पे करनी है, तो 30% स्कॉलरशिप का मतलब वो कहेंगे जी कि आपने फिर 7,000 पे करने हैं, 3,000 आपको वीव ऑफ हो गए। स्कॉलरशिप को अच्छी तरह पहले समझना है, आप कौन सा बंदा आपको स्कॉलरशिप किस सेंस में कह रहा है। अभी जो मैं मौजूदा बात करने लगा हूँ, मैं स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ फाइनेंस की। और सेल्फ फाइनेंस में आपको पता है कि स्टूडेंट 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं जो कि अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे होते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी वो लोगों की है जो जिनके पास सफिशेंट फंड्स मौजूद होते हैं। वो किसी स्टूडेंट के पास अपने पैसे कमाए हुए हों, या उसके पेरेंट्स से उसे मिलते हों, या कोई उसे और स्पॉन्सर कर रहा हो उसके फैमिली में, यानी कि उसे पैसों का कोई मसला नहीं है। तो फिर उसके लिए इजी है चूज़ करना कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाए कि उसे पैसों का जब मसला ही नहीं है, या उसकी अपनी फैमिली में इतने पैसे मौजूद हैं कि जब वो जा भी रहा है दूसरे मुल्क में स्टडी करने और उसके बाद भी अगर सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, तो फिर भी वो पाकिस्तान से या इंडिया से अपनी फैमिली से पैसे मंगवा सकता है। तो फिर तो मैं उसे कहूँगा जी कि फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाए, फिर दूसरी कंट्रीज़ में वो ना जाए, क्योंकि वहाँ पर उसे चैलेंजेस कम देखने पड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा केस है जो कि मेजॉरिटी है, जिसमें लोग सेल्फ फाइनेंसिस पे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो लिमिटेड बजट है उनका। लिमिटेड बजट इन द सेंस कि जी जो उनके वाले ने सेविंग की हुई है, या उन्होंने खुद भी अगर कुछ सेविंग की है, जॉब करते थे और उस दौरान कुछ सेविंग कर ली है और अब वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जी कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर आएँ, किसी भी मुल्क में जाएँ, तो कहाँ जाना चाहिए। मैं एक स्पेसिफिक केस की बात करता हूँ, फिर आप अपनी सिचुएशन को इससे रिलेट करिएगा कि क्या आप भी चीज़ें अप्लाई होती कि नहीं होती। मुझे 2 मैसेजेस जो आए वो काफ़ी मिलते जुलते थे, और वो था कि जी हमारे पास जो बजट है अवेलेबल वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का है। बल्कि एक तो स्टूडेंट ये कह रहा था कि हाफ पैसे तकरीबन 20 लाख रुपए उनके पास अपने हैं और 20-30 लाख रुपए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से लोन लेने का। और क्वेश्चन उनके सामने ये था कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जाएँ स्टडी के लिए या वो जर्मनी में जाएँ स्टडी के लिए। तो मैं उस पर थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन देता हूँ, फैसला आपने खुद करना है। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। इमेजिन करो आप ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करते हो स्टडी करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने स्टडी करने जाना है, वहाँ पे सेमेस्टर फ़ीस एटलीस्ट 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट इतनी वहाँ पे फ़ीस है यूनिवर्सिटी की। अब आप इमेजिन करो आपने पहले सेमेस्टर की फ़ीस पाकिस्तान से अरेंज कर ली है या इंडिया से अरेंज कर ली है, सेमेस्टर की फ़ीस भी आप पे करके जा रहे हो, जो ऑन टॉप आपने चूँकि ट्रैवल करना है तो फ़्लाइट लेनी है, आपने कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी होगी, तो तकरीबन 3 से 4 लाख 5 लाख एक्सपेंसेस इन चीज़ों पे आ जाएंगे आपके। तो ये मिला के आपका ख़र्चा 28 से 30 लाख रुपए पहुंच जाएगा। इतना खर्चा करने के बाद आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में चले गए हो। अब आपने वहाँ जाके अगले सेमेस्टर की फ़ीस भी तो पे करनी है। ये फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास बैकअप है, इतना फाइनेंसेस दोबारा अरेंज हो सकते हैं पाकिस्तान से, तो ठीक है। अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर बात है आप वहाँ जाकर स्टूडेंट जॉब करोगे, और स्टूडेंट जॉब ऑस्ट्रेलिया में मिल जाती है, इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है। तकरीबन 25 से 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर आवर आपको सैलरी मिलती है। और वहाँ पे जो सेमेस्टर के दौरान, स्टडीज़ के दौरान जो अलाउ टाइम है, उसको भी अगर मैं काउंट करूँ तो जो तकरीबन 3 से 4 महीने आपको फ्री टाइम होता है वहाँ पे, जिसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, उसको भी मैं कैलकुलेट करूँ तो एट दी एंड आप एक साल में तकरीबन 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमा लोगे।
30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे सुनने में तो काफ़ी मज़ा आएगा कि माशाल्लाह इतने सारे पैसे अगर पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तो लाखों में बनते हैं, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी उतने ही हैं। ज़रा तसल्ली रखें, अभी आपको बताता हूँ। 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपने कमा लिए हैं ऑस्ट्रेलिया में बीइंग स्टूडेंट, लेकिन आपके एक साल में जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो भी तो 20 से 22,000 डॉलर्स है, वो आपको पे करनी है। अब आपने जो कमाई भी की है वहाँ पे बीइंग स्टूडेंट, वो आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी को पे कर दी है। ऑन टॉप आप वहाँ पे रह रहे हो तो एटलीस्ट 800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे पर मंथ किसी भी स्टूडेंट का खर्चा हो जाता है। तो ये कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफस्टाइल पे। अगर 800 भी इमेजिन करें तो तकरीबन 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ये भी हो गए। इसका मतलब ये है कि आपने 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमाए एक साल में, और 30 का 30 आपका तकरीबन खर्च हो गया। लीगल तरीके से जो कमाते हैं वो तकरीबन 30,000 के करीब बनते हैं। और खर्च इस तरह कर लिए हैं कि फिर आपके ज़हन पर सवार रहता है कि आपने अगले सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, और वो फ़ीस अरेंज करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश है, सबसे बड़ा फ़ायदा है। वहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेट करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है इटसेल्फ, उसकी हिस्ट्री बताती है, वो डेवलप भी माइग्रेंट्स ने किया था, जो कि सेंचुरीज बिफोर ऐसा ऐसा वहाँ पे माइग्रेट करते करते वहाँ बन गए। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, कम्युनिकेशन आपकी आसान होगी, सोशल लाइफ डेफिनेटली ज़्यादा आसान होगी, लेकिन आपकी एक्सपेंसिव और ये लाइफ आपके वहाँ पे होगी। उसके कंपैरेटिवली मैं मुख्तसर अब जर्मनी की बात करता हूँ, क्योंकि ऑल दो आप बैचलर स्टडीज़ के लिए या मास्टर स्टडीज़ के लिए आ रहे हो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, मिलते हैं एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है, एजुकेशन है, स्टडी हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज बेस पे, लेकिन आपको सोशल लाइफ के लिए जर्मन लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जर्मन लैंग्वेज एक बैरियर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एग्जिस्टेंस आपकी पॉसिबल है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी। लेकिन अगर इस फैक्टर को थोड़ा सा अगर आप साइड पे रख दो और दोबारा ज़रा सोचो, जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पर बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर फ़ीस है वो तकरीबन 200 से 300 यूरो के दरमियान होती है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, यानी कि 16 स्टेट्स हैं, और मेरा ख्याल है एटलीस्ट कोई 200 से 300 यूनिवर्सिटीज़, 400 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनकी अभी भी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती। वो उसके बाद अगर स्टूडेंट जॉब आपने करनी है तो वो बीइंग स्टूडेंट आपको इंग्लिश की बेसिस पे भी स्टूडेंट जॉब मिल जाएगी। मुश्किल होता है लेकिन मिल जाती है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर महीने तकरीबन 1000 यूरो आसानी से कमा लेते हैं। अब 1000 का मतलब ये है कि आपने एक साल में तकरीबन 12,000 यूरो कमा लिए हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने पूरे साल में तकरीबन 600-700 यूरो दी है, तो बाकी सारे पैसे आपकी अपनी पॉकेट में हैं। बीइंग स्टूडेंट यहाँ पे भी खर्चा तकरीबन 700 से 800 यूरो हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन आपकी जो लाइफस्टाइल है। बीइंग स्टूडेंट लोग 15,000 या 20,000 यूरो तक भी कमा सकते हैं। और वो कैसे कमा सकते हैं उसके लिए मैंने वैसे ही चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक यहाँ लेफ्ट या राइट पे कहीं होगा, वो आप ज़रूर वहाँ देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले इस हवाले से कि कैसे कर सकते हैं। वो लीगली कर सकते हैं, लेकिन आप लीस्ट अगर चलें तो लीज के केस में भी आप 12-13 हज़ार यूरो कमा रहे हैं। उसमें आप अपना भी सर्वाइवल अच्छा है आपका, आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे कर दी है, बल्कि एट द एंड मुमकिन है आपको 2-3 हज़ार यूरो पॉकेट मनी बच भी जाएंगे आपके अपनी पॉकेट में, इससे ज़्यादा बच जाएंगे। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इजीली इससे ज़्यादा भी बचा लेते हैं, लेकिन अब वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो अब दोनों में कंपेयर करें ज़रा आप। एक केस में है कि आपने पैसे कमाए हैं, लेकिन आपके सर पे सवार है कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी भी वजह से अगर आप पैसे उतने नहीं कमा सके, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस $10,000 पे करनी है, किसी भी वजह से आप वो पैसे नहीं कमा सके, तो फिर ये आपने खुद सोचना है कि क्या आपको बैकअप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, आपकी फैमिली से इतने पैसे दोबारा आसानी से मिल जाएंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी को हरगिज़ डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हर बंदे की एक इंडिविजुअल सिचुएशन होती है। और मेजॉरिटी केसेस में जो मेरे इल्म में है कि लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनका पर्पस किसी दूसरे मुल्क में जाके स्टडी करने का ये है कि वहाँ जाके वो सेटल हों, अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें। तो मेरे नज़दीक अगर मैं आपकी कंडीशन को देखूं जी, कि अगर किसी की फैमिली के पास 20, 30, 40 लाख रुपए हैं और उसके बाद उनके पास कोई ज़्यादा बैकअप नहीं है, यानी कि फिर वो और मज़ीद अपनी फैमिली से, कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से, इंडिया से पैसे नहीं मंगवा सकता, तो उस केस में मेरा ख्याल है कि उसे रिस्क ऑस्ट्रेलिया का नहीं लेना चाहिए, उसे फिर जर्मनी का सोचना चाहिए। क्योंकि जर्मनी में आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
आपको जो यहाँ पे वेदर है, यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, 6-7 माह हो जाते हैं जो सर्दियाँ रहती हैं यहाँ पे, और 2-3-4 माह की तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। उस सभी के साथ आपको काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन उसमें आपको फ़ायदा ये है कि जर्मनी में कम से कम आपके सर पे ये तलवार सवार नहीं होती कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है तो वो मैंने कैसे अरेंज करनी है, सर्दी है गर्मी है मैंने काम के लिए लाजमी जाना है, या खुदा ना खास्ता बीमारी भी है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा, जर्मनी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में जर्मनी में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आप ये लोग गूगल कर सकते हो, ये कोई मेरे कहीं कहने वाली बात नहीं है, आप कहीं पे भी देख लो। तो इंडस्ट्री ज़्यादा का होने का मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। बीइंग स्टूडेंट आपके पास प्रोफेशनल अपनी जो स्टडी रिलेटेड जॉब है उसे ढूंढ के कंपनी में जॉब करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं। और उसके बावजूद भी जब आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाएगी तो जब आपने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है तब भी आपके पास नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और अगर आपको फ़र्ज़ करो जर्मनी में किसी वजह से जॉब नहीं मिल रही, तो सिटिंग इन जर्मनी मीन्स कि आप लोग एक्चुअली यूरोप में बैठे हो, यूरोप के हार्ट में बैठे हो। तो आप किसी भी और दूसरे मुल्क में जा सकते हो, किसी डेवलप मुल्क में। फॉर एग्जांपल आपको बेल्जियम में जाना अच्छा लगता है, या आपको नीदरलैंड मूव होना अच्छा लगता है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मूव होना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं, ज़रूर हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप बेशक 1000 किलोमीटर भी ट्रैवल कर लो, 2000 किलोमीटर भी ट्रैवल कर लो, वो इतना बड़ा है कि वो ऑस्ट्रेलिया ख़त्म ही नहीं होता। यानी कि आप 2-3 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो। और यहाँ पे अगर आपने 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है तो क्वाइट पॉसिबल यूरोप का एंड हो जाए, यानी कि आपने 4-5-6 मुल्क डिफरेंट ट्रैवल कर लिए हैं। यूरोप में मूवमेंट ज़्यादा आसान है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। तो डियर, मेरा इस वीडियो में मैसेज ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं या आपकी फैमिली के पास पैसे हैं और वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाएँ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ज़रूर जाएँ। या अगर दूसरे केसेस में ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें आप के फैमिली के पास पैसे सिर्फ इतने हैं कि वो आपको इनिशियली सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद कम से कम आप अपना ख़र्चा खुद उठाओगे और आपके ज़हन पे ये सवाल नहीं है या ये हरगिज़ भी सोच नहीं है जी कि आपने बीइंग स्टूडेंट स्टडी भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं और बैक आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाओ। लेकिन अगर खुदा न खास ऐसी सिचुएशन है कि आपने जमा पूंजी अपने पेरेंट्स की, अपने रिश्तेदारों की सारी लगवा दी है स्टडी वीज़ा लेने के लिए, आपने फ़र्ज़ करने को हल्की फुल्की कमाई करके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी, तो उस केस में मेरा ख्याल है फिर ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं सोचना चाहिए, फिर आपको यूरोप आना चाहिए। और यूरोप में ख़ास तौर पर जर्मनी में आना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस सिर्फ आपके इंडिविजुअल के होंगे जो आपके अपने हाथ में आपने कंट्रोल करने हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटी की नहीं होगी, तो वो भी आपके जहन पे वो टेंशन नहीं होगी जी कि मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहाँ से अरेंज करनी है। ईजिली 200-300 यूरो 400 यूरो जो होते हैं यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर वो अरेंज हो जाते हैं। और तीसरा, यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं कि भाई आप लोग ईजिली अपना खर्चा करने के साथ साथ कुछ सेविंग भी कर सकते हो, वो अपने पास रखो या अपनी फैमिली को वापस भेजो, वो आप पे डिपेंड करता है। जर्मनी में भी आपको ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, 11,000 यूरो उसमें सबमिट करवाने होते हैं, जो कि अगेन 30 लाख 35 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन वो पैसे आपके अपने हैं, वो आपने खुद इस्तेमाल करने हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, थोड़ी बहुत सर्च और ज़रूर करो और अपने डिसीजन अपने नॉलेज की बेस पे लेना। ये सिर्फ मेरी तरफ से हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है। 2-3 फैक्टर्स के ऊपर मैंने बात कर ली है, फाइनेंसेस खास तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर, जर्मनी का लैंग्वेज बैरियर है, ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिवली वो कम है। वेदर की कंडीशंस मैंने आपसे हल्की फुल्की मेंशन की हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर मज़ीद डिटेल से बात की जा सकती है। सोशल लाइफ कैसी है, ऑस्ट्रेलिया में कैसी है, जर्मनी में कैसी है, स्टडी करने के बाद सेटल होना कहाँ पे ज़्यादा इजी है, ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी कितने अर्से बाद मिलती है और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंसी कितने अर्से बाद मिल जाती है, यहाँ पे सैलरी तकरीबन अच्छी सैलरी मिल जाती है, उसके मतलब भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो। और उसके बाद जर्मनी ने नया लॉ पास किया है कि तकरीबन 5 साल बाद ही, जब भी आप जर्मनी में आए हो, 5 साल की रेजिडेंसी के बाद आप लोग एलिजिबल हो जर्मन सिटीज़नशिप लेने के लिए। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। हालांकि जो रेजिडेंसी है वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाती है या वहाँ पे भी सिटीज़नशिप मिल सकती है, तो आपने अपनी सिचुएशंस को खुद एवेलुएट करना है और अपनी सिचुएशन को देखते हुए कहाँ पे आपको जाना बेहतर है वो खुद डिसाइड करना है। आज मेरी इस वीडियो में मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया है ऑस्ट्रेलिया का या जर्मनी का।
अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए या माइग्रेट करने के लिए, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे लिखो, मैं आपकी कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और फिर इंशाल्लाह उसके मुतालिक अपनी राय भी दूंगा, अपना नॉलेज भी शेयर करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे या किसी नए टूर पर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।